नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं विजय आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विथ युवा में। दोस्तों इससे पहले हमने लगभग 10 क्लासेस में भारतीय इतिहास के 500 साल के इतिहास को पढ़ा है। लगभग 10 क्लासेस में पूरा ऋग्वेदिक काल बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है, बहुत डिटेल से हमने उसको पढ़ा है। और दोस्तों आज की इस क्लास से भारतीय इतिहास के एक नए अध्याय का, एक नए चैप्टर का, या कहें तो एक नए पड़ाव का प्रारंभ होने वाला है, जिसका नाम है उत्तर वैदिक काल या पोस्ट वैदिक पीरियड। दोस्तों इस काल में हम कई सारी ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमें वर्तमान में आज भी देखने को मिलती है। दोस्तों पिछली की जो क्लासेस है उनमें हमने पूरे वैदिक काल को पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा। सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, चाहे हम धार्मिक स्थिति हो, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति हो, इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ा है। और क्योंकि दोस्तों आज का युग जो हम पढ़ने वाले हैं ये एक ऐसा युग भारतीय इतिहास में प्रारंभ होने वाला है जहाँ पर कई लोगों का मंजस उठने वाला है और कई लोगों को राज करने को मिलेगा। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आज का। और क्योंकि आने वाली क्लास में भी हम ऋग्वेदिक काल को आगे बढ़ाते हुए उत्तर वैदिक काल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बहुत मज़े आने वाले हैं उत्तर वैदिक काल को पढ़ने में, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये वर्तमान से रिलेटेड होने वाली है। कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसी हमें देखने को नहीं मिलेगी जो हमारे वर्तमान से या प्रेजेंट से मैच ना करती हो या हमारे वर्तमान से संबंध ना रखती हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो क्वालिटी का और साउंड क्वालिटी का थोड़ा सा इशू हो सकता है क्योंकि आवाज़ें आती है, तो दोस्तों संभाल लेना, ठीक है। भाई के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेना आप भी और थोड़ा सा मैनेज करके चलना। तो दोस्तों आज जिस काल का हम प्रारंभ करने वाले हैं जिसका नाम है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। दोस्तों पहला ही सवाल कि उत्तर वैदिक काल कहाँ से आ गया। आप विजय भाई इससे पहले हम पढ़ रहे थे वैदिक काल को, तुमने कहा था कि हम ऋग्वेद को पढ़ेंगे पूरे टाइम, तो हमने तुम्हारी बात मान के सारी क्लासेस देखी, ऋग्वेद को हमने पूरा पढ़ा। अब अचानक से उत्तर वैदिक काल क्यों। तो दोस्तों याद करो वो दिन, कौन सा दिन, याद करो वो दिन जब भारत में पहली बार आर्यों का प्रवेश हुआ था। सिंधु नदी को पार करते हुए, ये हमारी सिंधु, इस सिंधु नदी को पार करते हुए आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। और इस समय हड़प्पा सभ्यता का अंत हो रहा था। 1900 के आसपास हड़प्पा सभ्यता के दो महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जिसका अंत हुआ और वहाँ पर हमें आर्य जाति निवास करती दिखाई दी, जिससे हमने कहा कि यहाँ पर नए लोगों का प्रवेश हुआ और सिंधु सभ्यता का उन्होंने अंत किया। हमने ये आर्य आक्रमण सिद्धांत में बहुत डिटेल में पढ़ा था। सारी चीज़ें मैंने पिछले की क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाई है और इतना डिटेल में पढ़ाया है, इतना अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने कहानी की तरह बताया है कि आप भूल ही नहीं सकते, बस आपको एक बार क्लास देखनी है। तो दोस्तों जब मोहनजोदड़ो का अंत हुआ, सिंधु सभ्यता का अंत हुआ, यहाँ पर कुछ लोग हमें दिखाई दिए थे। और क्योंकि उस काल में हमें ऋग्वेद इस ऋग्वेद ग्रंथ ने हमें इन लोगों के बारे में जानकारी दी। इसी ग्रंथ में इनका नाम लिखा था कि ये आर्य हैं, ये मध्य एशिया के निवासी हैं। ये सारी चीज़ें इस ग्रंथ में हमने पढ़ी, इस ग्रंथ की हमने भाषा पढ़ी, इस ग्रंथ की हमने विशेषताएं पढ़ी, इस ग्रंथ की हमने समानताएं असमानताएं पढ़ी, सारी चीज़ें पढ़ी और हम आगे बढ़ गए। दोस्तों
मैंने अपनी सबसे पहली क्लास में जब हमने वैदिक काल को प्रारंभ किया था, तब मैंने वैदिक काल की जो ऋचाएँ हैं, जो वैदिक काल के विभाजन है, उसको मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, इन दो भागों में हमें वैदिक काल को पढ़ना है। और दोस्तों मैंने कहा भी था कि अब वो युग शुरू होने वाला है कि शनिवार को तेल मत लगाओ, गुरुवार को बाल मत कटवाओ, शाम के टाइम नमक मत खरीदो। ये सारी चीजें इस काल में शुरू हुई। तो दोस्तों हमारा सिंधु सभ्यता का काल जो चला था वो था हमारा 2350 से 1750, ये सिंधु सभ्यता का काल। दोस्तों उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ हमें आर्य दिखे, और आर्यों में क्योंकि यहाँ पर ऋग्वेद एक प्रमुख ग्रंथ हमें देखने को मिला, इसलिए हमने यहाँ पर वैदिक काल इस पीरियड को कहा और इसे दो भागों में बांटा, जिसमें एक था हमारा पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, जो दोस्तों हमारा 1500 से लगभग 1000 BC तक चला था। तो दोस्तों इस सब में हमने ऋग्वेदिक काल को पूरा पढ़ा है और हम पहुंचे हैं उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेदिक काल हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है और हम उत्तर वैदिक काल में पहुंच चुके हैं। दोस्तों इसी उत्तर वैदिक काल में तुम्हारे देश का मंजा सुतने वाला है, तुम्हारे देश का दुर्दशा का युग शुरू होने वाला है। हमारे इस देश का अब पूरा के पूरा काम डलने वाला है, इसलिए मैं इसे भारतीय इतिहास के दुर्दशा के युग के रूप में देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो सारी बुराइयाँ, वो सारे बुरे रीति रिवाज जन्म लेने वाले हैं जो भारतीय इतिहास को गुलामी की ओर अग्रसर करेंगे। अगर ये युग नहीं देखा होता हमने, तो ना हमने कभी 712 वाला वो दिन देखा होता, ना हमने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना देखी होती, ना ही हमने 1857 में अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार की होती। तो दोस्तों ऋग्वेदिक काल में हमारा ऋग्वेदिक काल शुरू होकर खत्म हो चुका है और आज से हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल को। इस उत्तर वैदिक काल में या पोस्ट वैदिक पीरियड में 1500 1000 से 600 BC तक का कालखंड हमें लेजेंड्स द्वारा बताया जाता है। सारी चीज़ें हमें लेजेंड्स ही बताते हैं, कोई चीज़ हम मन से तो पढ़ नहीं रहे, जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं सारी हमें लेजेंड्स ने बताई है। अब दोस्तों सबसे पहला ये सवाल कि अभी तक तो आप ऋग्वेदिक काल चला रहे थे, अब अचानक से ये उत्तर वैदिक काल क्यों जुड़ गया? ये उत्तर शब्द क्यों आ गया? क्या मतलब है इस उत्तर का, और क्यों अब हमें एक फिक्स डेट फिर से देखने को मिल रही है? हालांकि डेट फिक्स नहीं है, लेजेंड्स अपने अपने आंकड़े बताते हैं, एनसीईआरटी अपने अपने आंकड़े बताती है। अब दोस्तों सबसे पहला सवाल कि ये उत्तर क्यों जुड़ा इसमें? वैदिक काल तो ठीक है क्योंकि वेद हमें जानकारी दे रहे हैं, तो उत्तर जोड़ने का क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों हमने पढ़ा था कि 1500 से 600 तक हमारे देश में वैदिक काल चलेगा। इसी बीच हमने 800 से 600 इस देश में ब्राह्मण युग भी देखा है, जहाँ पर ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा और इन्हीं ब्राह्मणों ने हमारे देश का मंजा सूट डाला, हमारे देश की दुर्दशा कर दी, हमारे देश की समाज व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया, पूरा नष्ट कर दिया। दोस्तों इस उत्तर वैदिक काल में उत्तर शब्द जुड़ने का कारण ये रहा कि जब हमने पढ़ा था कि 1500 से 600 तक इस देश में वैदिक काल रहने वाला है, और इस 1506 से 1500 से 600 के बीच हमें 1000 से 600 के बीच उत्तर वैदिक काल देखने को मिलेगा। और इसी उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्योंकि वेद
ही हमें जानकारी देंगे, कई सारे वेद हमें अब यहाँ पर जानकारी देंगे। अब हमारे भारतीय इतिहास के आने वाले जो 3 वेद और हैं वो लिखे जाएंगे, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, कई सारी रचना इस युग में देखने को मिलेगी। और 600 के आसपास आकर हमें ये सारे उपनिषद ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद जानकारी देना बंद कर देते हैं, और इसलिए हम इसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जहाँ पर उत्तर संबोधित करता है अंत समय को, अंतिम समय को व्यक्त करता है उत्तर। इसे हम पोस्ट वैदिक पीरियड भी कहते हैं, इसे हम उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं, इसे हम जनपद काल का प्रारंभ, PGW युग, लोह युग, इन सारे नामों से संबोधित करते हैं। अब दोस्तों आज की इस क्लास में मैं पूरे उत्तर वैदिक काल को एक कहानी की तरह आपको सुनाऊंगा। आपको पूरी कहानी अच्छे से सुननी है। मैं आपको एक एक चीज़, सारी की सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही साथ हमें, क्योंकि ना केवल एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए हमारे खुद के नॉलेज के लिए। तो दोस्तों सारी की सारी चीज़ मैं आपको आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा, सारी की सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस क्लास में मैं पूरे उत्तर वैदिक काल को एक कहानी की तरह बहुत मज़ेदार तरीके से बोलूँगा। आप सारी कहानी समझें, आप ये ना सोचें कि कुछ छूटा है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल एक कहानी के रूप में। दोस्तों उत्तर वैदिक काल या जनपद युग या PGW युग या लोह युग, इस सारे नामों से हम इस कालखंड को संबोधित करते हैं। इसका कालखंड लगभग 1000 BC से 600 BC तक रहेगा। अब दोस्तों उत्तर वैदिक काल का हमने सबसे पहले मतलब जाना, और उसके बाद अब हम उत्तर वैदिक काल को पूरा कहानी की तरह शुरू कर रहे हैं। अब दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि उत्तर वैदिक काल के स्रोत क्या हैं, क्या क्या स्रोत हैं इस काल के जो हमें जानकारी देते हैं इस पीरियड के बारे में। दोस्तों इस पर हम चर्चा करेंगे। एक सिलेबस है उत्तर वैदिक काल को पढ़ने का कि दोस्तों हमें जानकारी किन से मिल रही है। पहली बात, उत्तर वैदिक काल का अर्थ ये हम पढ़ चुके हैं, ये दूसरी बात। इसके बाद दोस्तों हम इसे जनपद या PGW या लोह युग क्यों कह रहे हैं, ये हमें जानना है, ये तीसरी बात। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको कहा था कि हम चाहे दुनिया के किसी भी शासक को पढ़ें, हम 4 चीज़ें जरूर पढ़ते हैं: आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक या सांस्कृतिक स्थिति, और इनकी धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति। दोस्तों ये चारों चीज़ें हम किसी भी शासक को पढ़ें हमें पढ़ना है, यही हमारे हिस्ट्री का सिलेबस होता है। तो दोस्तों बस अब आप धैर्य से सारी चीज़ें सुने, बहुत मज़ा आएगा आपको इस कहानी को सुनने में। कि हम NCERT की तरह कहानी को शुरू करें कि एक दिन सोनू और मोनू दोनों क्रिकेट खेल रहे थे। सोनू की गेंद एक खंडर में जा पहुंची और खंडर में उसे पहली बार एक लोहे का टुकड़ा देखने को मिला, और उस लोहे के टुकड़े को देखकर सोनू ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी ये काला काला क्या है। ये अपने दादा से सोनू ने पूछा। तो सोनू ने अपने दादा से अब इस कहानी को सुनना शुरू किया, जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ।
कि दोस्तों ऋग्वैदिक काल के अंत के साथ भारत में लगभग 1000 बीसी से 600 बीसी तक, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक भारतीय इतिहास का उत्तर वैदिक काल प्रारंभ होता है। उत्तर वैदिक काल इसे इसलिए कहा गया क्योंकि 1000 से 600 बीसी तक अब हमें 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जानकारी देने वाले हैं। कई सारे उपनिषद, कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपवेद, इन सारी रचनाओं से हमें यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। और क्योंकि ये हमें केवल 600 बीसी तक की जानकारी देते हैं, इसलिए हम इसे वैदिक काल का अंत या उत्तर वैदिक काल या पोस्ट वैदिक पीरियड कहते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, जनपद या पीजीडब्ल्यू या लौह युग का प्रारंभ इसे क्यों कहा गया। तो पहले टॉपिक को हम उठाते हैं कि जनपद युग क्यों। दोस्तों अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें। मैंने 1000 बार कहा है कि भारतीय इतिहास को, चाहे विश्व इतिहास को, चाहे दुनिया के किसी भी इतिहास को आप पढ़ें, आप इस फिल्म को, आप इस कहानी को अगर बीच से देखेंगे तो आप हीरो हीरोइन को पहचान सकते हैं। अकबर, औरंगजेब को कौन नहीं जानता, महाराणा प्रताप, शिवाजी, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, सबको हम जानते हैं। लेकिन कहानी नहीं समझ आ पाएगी। हीरो हीरोइन को तो कोई भी पहचान लेगा, लेकिन कहानी नहीं समझ में आ पाएगी। तो दोस्तों जब मैंने पिछली क्लास पढ़ाई थी तब मैंने कहा था कि जन प्लस जन इजिकल्स टू जनपद, कि दशराग युद्ध भारतीय इतिहास का पहला युद्ध जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है, इस युद्ध में वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच शास्त्रार्थ हुआ था। भरत जन कबीले ने 5 आर्य और 5 अनार्य कबीले अर्थात 10 राजाओं को इस युद्ध में रावी नदी या परुष्णी नदी के किनारे पर मात दी थी, उन्हें हराया था। जिसके बाद भारत का नाम भारत पड़ा इस भरत जन कबीले के नाम पर। और क्योंकि पुरु इस समय का एक महत्वपूर्ण कबीला हुआ करता था, एक महत्वपूर्ण जन हुआ करता था, इसीलिए भरत ने पुरु के साथ संधि की या पुरु को हस्तगत कर लिया या पुरु के साथ उसने अपने अच्छे व्यवहार बना लिए और दोनों ने मिलकर एक नए क्षेत्र का जन्म किया जिसका नाम हमने कुरुक्षेत्र कहा था। अर्थात जन और जन ये दोनों मिले हैं और उसके मिलन से हमें नया शब्द देखने को मिला, जनपद। दोस्तों दो जन मिले थे, हमारा पुरु प्लस हमारे भारत जन, जिसे हमने कहा था कुरुक्षेत्र। इस काल का एक बेहद महत्वपूर्ण जनपद होने वाला है कुरुक्षेत्र। इसी में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और इस काल का एक और महत्वपूर्ण जनपद है जो इस काल का सबसे विकसित जनपद है दोस्तों, पांचाल। पांचाल जन प्लस जन यानी कि जनपद की अवधारणा इस काल में पैदा हुई और पुरु और भरत ने तो पहले ही कुरुक्षेत्र को जन्म दे दिया था। और तुर्बुस प्लस कृभि इन 2 जनपदों से मिलकर हमारा नया जनपद बना था पांचाल, जो उत्तर वैदिक काल का सबसे विकसित जनपद या क्षेत्रपद या क्षेत्र होने वाला है। दोस्तों पहले कुरुक्षेत्र और पांचाल जो हमारी सरस्वती नदी है और जो हमारी सिंधु नदी है, इनके बीच के क्षेत्र को, इनके बीच के दोआब को कहा जाता था। और इसके मध्य में जो क्षेत्र था उसे पांचाल कहा जाता था। आगे चलकर क्योंकि ये लोग इधर पूर्व में शिफ्ट होंगे तो ये अपनी सारी संस्कृति यहाँ पर ले आएंगे। तो दोस्तों ये था जनपद कहने का कारण। दोस्तों पीजीडब्ल्यू क्यों कहा गया, पीजीडब्ल्यू क्या है। अब दोस्तों पीजीडब्ल्यू का अर्थ है यहाँ पर चित्रित भूरे बर्तन,
ये बर्तन बहुत दिक्कत देते, बहुत बजते हैं ये कानों में। सबसे बोरिंग लगता है पूरे भारतीय इतिहास में बर्तनों को पढ़ना, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों इस काल में हमें चित्रित भूरे बर्तन, चित्रित धूसर रंग के बर्तन, जिन्हें हम इंग्लिश में ब्रेजल्स कहते हैं, ग्रे कहते हैं, पी का फुल फॉर्म मुझे भी नहीं मालूम। तो दोस्तों ये बर्तन हमें इस काल में आर्यों की पूर्वी में, आर्यों के पूर्व में जाने का जो है हमें मैसेज देते हैं कि आर्य पूर्व में गए, क्योंकि आगे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि जब खुदाई हुई तो वहाँ पर ये बर्तन हमें देखने को मिले जो गेरू रंग के थे, काली मिट्टी के थे, सफ़ेद कलर के थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों इसलिए इसे PGW कहा गया। लोह युग क्यों कहा गया? क्योंकि भारतीय इतिहास में अब पहली बार भारत में लोहे का उपयोग देखने को मिलेगा। आर्यों ने पहले तांबे का उपयोग किया, बाद में इन्होंने लोहे की पहचान की और धीरे धीरे करके लोहे में शुद्धता आई और लोहे को इन्होंने उपयोग करना शुरू किया। लोह युग भी मैं पूरा पढ़ाऊँगा, PGW बर्तन मैं पूरा बताऊँगा, जनपद में पूरी चीज़ें आपको एक एक चीज़ें बताऊँगा, केवल अभी आपको कहानी सुननी है। तो दोस्तों ये था इसे जनपद PGW या लोह युग कहने का कारण, उत्तर वैदिक काल का अर्थ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अब हम एक कहानी की तरह समझेंगे कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति किस प्रकार की हुआ करती थी। क्योंकि दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ें तो यहाँ पर यही है पढ़ने के लिए हमारे सिलेबस में। अभी केवल हम सिलेबस को जान रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। उत्तर वैदिक काल में हमें जनपद, PGW, लोह युग, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। सामाजिक आर्थिक स्थिति ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। हर चैप्टर पढ़ें, हम किसी भी चैप्टर को पढ़ें, हम किसी भी राजा को पढ़ें। दोस्तों उत्तर वैदिक काल एक कहानी। अब दोस्तों सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सारी चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आने वाली वीडियोस में पूरी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल की आर्य पहले जो सप्तसेंद्र प्रदेश में 7 नदियों के प्रदेश में बसे थे, अब संस्कृति यहाँ से सीधा शिफ्ट हो रही है गंगा यमुना दोआब। अब संस्कृति उत्तर पश्चिम से हटकर, अब आर्य उत्तर पश्चिम से हटकर गंगा और यमुना के बीच अर्थात मध्य देश या ब्रह्म ऋषि देश, या इसे पूर्वी जो वर्तमान में है इसे हम हस्तिनापुर और उत्तराखंड का इलाका, ये सारी जगह हम इसे कह सकते हैं। आर्य पहले सप्तसेंद्र प्रदेश में बसे थे। सप्तसेंद्र प्रदेश से अब संस्कृति हटकर सीधी पहुंच रही है पूर्व की ओर, और इसी पूर्व में इनने अपना विस्तार किया है। उसके बाद दोस्तों ये दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग पूरे भारत में आर्य बिजली की तरह फैल गए। और दोस्तों यहाँ पर हमें PGW बर्तनों को देखने को मिला है। हमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों ये पूर्व की ओर बढ़े हैं, और पूर्व की ओर बढ़े हैं तो इन्होंने यहीं पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। कई सारे उपनिषद, कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ, 3 और वेद, ये सारी चीज़ों की इन्होंने यहीं पर रचना की है। उसके बाद इन्होंने यहाँ से कूच की है उत्तर प्रदेश की ओर। इस उत्तर प्रदेश की ओर इन्होंने कूच की है, और यहाँ पर भी हमें कई सारे महत्वपूर्ण
जनपद देखने को मिलेंगे, जिनमें विधेय, कौशल और ऐसे कई सारे जनपद शामिल हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जो राजा है, ये राजा महाराजाधिराज, महाराजा अब यहाँ पर जो राजा हैं, ये महाराजाधिराज, एक राट, सम्राट, इस प्रकार की उपाधि लेने लगे और इन्होंने अपने अधिकारियों को भी रखना शुरू कर दिया। दोस्तों इन्होंने पूर्व की ओर विस्तार किया। पूर्व की ओर विस्तार करते हुए इन्होंने अब यहाँ के लोगों को मलेच्छ कहना शुरू कर दिया। ये आर्यों की सबसे बेकार आदत रही, मलेच्छ, और ये आदत आज तक भारतीयों में। हम किसी भी पुरानी चीज का उपयोग करने के बाद अनादर करने लगते हैं, उसकी डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं और उसे बेकार कहने लगते हैं। तो दोस्तों आर्य जब यहाँ पर सप्तसिंध प्रदेश में रह रहे थे, तब तक ये इनके लिए स्वर्ग था। जब इन्होंने पूर्व की ओर कूच की, इन्होंने यहाँ पर अपना डेरा जमाया, तो ये यहाँ के लोगों को मलेच्छ कह रहे हैं कि तुम निम्न हो। मगध और अंग, ये मगध और अंग इनकी सत्ता से बाहर हैं और मगध और अंग को अथर्ववेद में ब्रात्य कहा गया है, इन्हें ब्रात्य कहा गया है। मगध और अंग को ब्रात्य कहा गया है अथर्ववेद में। दोस्तों ये इनकी भौगोलिक स्थिति है। अब दोस्तों इनकी राजनीतिक स्थिति, महाराजाधिराज, एकराट, सम्राट, इन सब की उपाधि लेने लगे। इन्होंने 12 प्रकार के अधिकारियों को रखना शुरू कर दिया, जिसमें राजमहिषी, स्वयं राजा, सेनानी, भागदूत, पुरोहित, कर अधिकारी, ये सारे लोग अब राजा की सहायता में आने लगे और राजा के ये अधिकारी कहने लगे, जिसे हम रत्नी कहा करते हैं। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में अधिकारियों को रत्नी कहा गया है और इन्हें वीर कहा गया है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर क्षेत्रपद और जनपद या क्षेत्रपद की अवधारणा प्रारंभ हुई। राजा अब साम्राज्यवादी होने लगे और राजाओं ने अब विस्तार करना शुरू कर दिया। दोस्तों सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, केवल अभी कहानी सुनना है कि सिलेबस में क्या क्या है। दोस्तों ये इनकी राजनीतिक स्थिति, इनकी सामाजिक स्थिति ने भारत का मंजर सूट डाला। कैसे? दोस्तों इस समय जो हम भारत की स्थिति देखते हैं, भारत में जातिवाद, वर्णवाद, भारत में असमानता, पृथकतावाद, महिलाओं की स्थिति, भारत की जो दुर्दशा, भारत की गुलामी के कारण इस समय के ब्राह्मण रहे हैं। साफ बात, जो चीज़ है सही उसे बताने में क्या बुराई है? क्यों सच्चा इतिहास हमें बताया नहीं जाता, क्यों दबाया जाता है? दोस्तों जब ब्राह्मण इस समय जो ऋग्वैदिक काल में थे, हमने उन्हें तो गलत नहीं कहा। इस समय जब किसी भी व्यक्ति ने गलत किया हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, अनार्य हो, दोस्तों जिसने गलत किया है इतिहास में उसे गलत बताना सर्वथा उचित है और उसे गलत बताना ही चाहिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि हमारी वजह से हमारे इस देश की हालत ये हुई। तो दोस्तों इस समय सामाजिक स्थिति में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई। दोस्तों महिलाओं को सभा, समिति, विधत इनमें भाग लेने का अधिकार अब नहीं रहा। महिलाओं के साथ सारी असमानताएं की गई। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, 8 प्रकार के विवाह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू हुई। गोत्र व्यवस्था का जन्म हुआ। वर्ण व्यवस्था कर्म से अब जन्म पर आधारित होने लगी, जो आज तक हमारे भारत को
अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही है। इस वर्ण व्यवस्था ने भारतीय समाज में हिंदू धर्म को तोड़ कर रख दिया। हिंदू धर्म की दुर्दशा का कारण भी इस काल के ब्राह्मण रहे हैं। दोस्तों, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, मनुष्यों की बलि, पशुओं की बलि, हवन, राजसूय यज्ञ, ये सारी चीज़ें इस काल में शुरू हुई। इनकी धर्म व्यवस्था में दोस्तों अब ये लोग कर्मकांड करते हैं और कई सारे उपनिषद, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे जाबालोनी उपनिषद हो, चाहे अथर्ववेद ऋग्वेद हो, सारे जगह अब कर्मकांड और आडंबर किया जाने लगा। अब दोस्तों कर्मकांड और आडंबर क्या है, धार्मिक स्थिति में मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज हम पढ़ेंगे। महाभारत का उल्लेख, महाभारत में जो कर्ण के साथ हुआ, जो शूद्रों के साथ किया गया, जो अनार्यों के साथ व्यवहार किया गया, वो सारी चीजें भी इस काल से कनेक्ट होती है। इसी काल में हमें एक युद्ध भी देखने को मिला है जिसे हमने महाभारत का युद्ध कहा है। दोस्तों लगभग 950 के आसपास इसी काल में महाभारत का युद्ध भी हुआ है। तो दोस्तों ये थी इनकी धार्मिक स्थिति। अब यहाँ पर सारी बुराइयां पैदा हुई, यहीं पर सारे कुकर्मों ने जन्म लिया और ब्राह्मणों ने इस देश का मंजसूद दिया। दोस्तों इनकी आर्थिक स्थिति, अब व्यवसाय पशुपालन से शिफ्ट होने वाला है कृषि की ओर। पहले हमने पढ़ा था कि व्यवसाय इनका पशुपालन था और कृषि इनका सहायक व्यवसाय था, गौण व्यवसाय था। अब दोस्तों यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जो व्यवसाय है वो कृषि पर आधारित होगा और पशुपालन इनका सहायक व्यवसाय बन जाएगा। और दोस्तों इसी काल में इन्हें पहली बार गेहूं और चावल इन फसलों का ज्ञान हुआ। अब इन्होंने जौ और तिल जो है ये लोग उगाया करते थे, क्योंकि ये हवन वगैरह किया करते थे उस समय ऋषि, तो अब उसे छोड़कर ये सीधा गेहूं चावल इस प्रकार की फसलों को उगाया करेंगे। दोस्तों ये इनकी आर्थिक स्थिति का हिस्सा है। लोहे के इस्तेमाल का प्रारंभ हुआ, पहली बार लोहे का इस्तेमाल यहाँ पर शुरू हुआ। ये इनकी आर्थिक स्थिति का हिस्सा हुआ करते थे। यहाँ पर जो चर्मकार, शिल्पकार, ये सारे लोग आया करते थे। इन सारे लोगों को इनके व्यवसाय के अनुसार निम्न जाति का बना दिया गया। चर्मकार को यहाँ पर चमार जाति का बना दिया गया और उनसे अस्पृश्यता, अछूत, असमानता, ये सारी चीज़ें उनके साथ होना प्रारंभ हो गई और यहीं से भारत में गुलामी का युग भी प्रारंभ हो गया। आर्यों ने कम गुलामी करवाई है क्या? सर्वाधिक गुलामी तो आर्यों ने करवाई है। इतना गुलामी इस्लामिकों ने नहीं करवाई, इतनी गुलामी हमसे चीनियों ने नहीं करवाई, इतनी गुलामी हमसे अंग्रेजों ने नहीं करवाई, जितनी गुलामी हमसे आर्यों ने करवाई है। तो दोस्तों ये थी इनकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति। दोस्तों इनकी धार्मिक स्थिति में अब ये लोग यज्ञ करते हैं। 8 प्रकार के विवाह का यहाँ पर हमें उल्लेख देखने को मिलता है। और दोस्तों इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर आर्य किस प्रकार से कर्मकांड प्रधान हो जाएंगे। यहाँ पर आर्य किस प्रकार से, जो आज हम देखते हैं कि किसी भी पूजा से पहले जो सजाया जाता है, षोडश मातृका, ये सारी चीज़ें जो बनाई जाती है ये कर्मकांड कहलाती हैं। उसके बाद मंत्रोच्चारण, ये सारी चीज़ें कर्मकांड के भीतर आती है, जो मैं धार्मिक स्थिति में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से पढ़ाऊँगा। दोस्तों यहाँ पर शूद्रों से उपनयन संस्कार छीन लिया गया। यहाँ पर शूद्रों के देवता जो हैं पूषण, अब यहाँ पर ये शूद्रों के देवता हो गए। इससे पहले पूषण जानवरों के संरक्षक देवता हुआ करते थे। शूद्रों की भांति महिलाओं को भी निम्न माना गया और महिलाओं को पर्दे में रखना यहीं पर प्रारंभ हुआ है पहली बार। सारी कुरीतियां यहाँ पर प्रारंभ हो गई। दोस्तों इसके अलावा इस युग में
धार्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है हमारे पास कि इंद्र, वरुण और अग्नि अब यहाँ पर महत्वहीन हो गए और यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब का जन्म मैं धार्मिक स्थिति में पढ़ाऊंगा। सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस आपको धैर्य रखना है। अभी केवल आपको कहानी सुनना है, क्योंकि हम ये कहानी सुन लेंगे, उसके बाद हम जब पढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़ समझ में आएगी कि हाँ हमें क्या क्या पढ़ना है। नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अचानक से वैदिक काल में हम राजनीतिक स्थिति को तो पढ़ चुके हैं, अब फिर से क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे सवाल आपके खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश मुख्य हो गए और इंद्र, वरुण और अग्नि का महत्व घट गया। अब यहाँ पर दोस्तों यज्ञ होते हैं बड़े बड़े, और यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं इनके बीच में भी मतभेद है। ब्राह्मण किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ब्राह्मण किसी कास्ट का नाम नहीं है, ब्राह्मण किसी वर्ण का नाम नहीं है। दोस्तों ब्राह्मण का अर्थ होता है शिक्षा, ब्राह्मण का अर्थ होता है एजुकेशन, PhD। और दोस्तों आप दुनिया के किसी ब्राह्मण को देख लें, वो विद्वान अवश्य होता है। जो भी ब्राह्मण होते हैं वो विद्वान अवश्य होते हैं। ये मतलब नहीं है जो आज जन्म पर आधारित, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का मान बढ़ा है, इंद्र, वरुण, अग्नि का मान घटा है। और पुरोहित वर्ग में से, पुरोहित के जो 16 वर्ग होते थे उसमें से एक वर्ग था ब्राह्मण। इस ब्राह्मण वर्ग का मान सर्वोत्तम बढ़ गया है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें उत्तर वैदिक काल में पढ़नी है और यही उत्तर वैदिक काल का पूरा सिलेबस है। तो दोस्तों ये थी उत्तर वैदिक काल की एक कहानी। आने वाली क्लासेस में उत्तर वैदिक काल हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करके रखें और दोस्तों बने रहें हिस्ट्री विथ युवा में। और दोस्तों एक सबसे बड़ी खराब बात है भारत की, भारत में एक सबसे बेकार बात यह है कि दोस्तों हमारे देश में ये समझा जाता है कि एक युवा, एक बच्चा कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता दोस्तों? इस देश में जब 14-14 साल के युवाओं ने आज़ादी के लिए अपने प्राण दिए हैं, 14 साल के युवाओं ने आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई की है, गोलियां चलाई हैं, उन पर बम फेंके हैं। दोस्तों इस देश में 14 साल के शिवाजी जब पूरा राज्य चला सकते हैं, इस देश में जन्मा 15 साल का अकबर द्वितीय पानीपत का युद्ध जीतकर बादशाह की उपाधि ले सकता है, तो दोस्तों एक युवा हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता? क्या सोच रखते हैं आप? कॉन्फिडेंस से कहो ना, अरे क्या नहीं कर सकते हम? मार्कंडे ने पूरे मंत्रों की रचना कर दी उस 10 साल के बच्चे ने, जो आज बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े आचार्य बोला करते हैं, जिनसे हम हमारे देवी देवताओं की पूजा किया करते हैं। और दोस्तों आपका कहना है कि एक युवा हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता? क्यों नहीं पढ़ा सकते हम? दोस्तों भारत की सबसे दुखद स्थिति पता है क्या है? सबसे दुखद स्थिति इस भारत की ये है, सबसे बुरी बात भारत की ये भी है कि इस देश में उम्र के आगे नॉलेज को फीका माना जाता है, कि उम्र के आगे यहाँ पर नॉलेज को व्यर्थ माना जाता है, कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपका नॉलेज ज़्यादा है। रिश्तों के सामने, उम्र के सामने नॉलेज हार चुकी है। और दोस्तों यही कारण है, यही दृष्टिकोण है लोगों का, जो हमें ये कहने पे मजबूर कर देता है कि हम पढ़ा नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। अरे हम सब कुछ कर सकते हैं। 18 साल की उम्र में जब हम प्रधानमंत्री के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, हम हमारे विधानसभा में CM को चुन सकते हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते? तो दोस्तों
किसी भी चीज़ को कभी भी, ये रावण की शिक्षा में भी रहा है और हमारे पुरानी शिक्षा भी हमें ये शिक्षा देती है, हमारी प्राचीन शिक्षा, हमारी भारतीय संस्कृति भी हमें ये शिक्षा देती है कि अपने से किसी भी बड़े व्यक्ति को या छोटे व्यक्ति को कभी भी इननॉलेजेबल ना समझे, उसको कभी भी अज्ञानी ना समझें, किसी को भी कभी भी आप अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि सब में बुद्धि बराबर है, सब में माइंड एक जैसा है। तो दोस्तों इसी भाव के साथ हमें पढ़ना है। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत डिटेल में मैं उत्तर वैदिक काल को पढ़ाने वाला हूँ। ये तो केवल एक फिल्म की जो पहले हम कहानी सुनाते हैं ना, एक ट्रेलर बताते हैं, वो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी शुरू होगी अब। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।